हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। एक बार फिर से आपका वेलकम है एक नए यूनिट की वीडियो में। BPAG 172 पढ़ रहे हैं अपन। शासन, मुद्दे और चुनौतियाँ इस किताब का नाम है और इसमें 4 चैप्टर पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे इकाई नंबर 5, विकास के बदलते आयाम। हर बार की तरह मैं आपको इस वीडियो में भी बहुत कुछ अच्छा सिखाने वाला हूँ, तो थोड़ा सा पैसेंस बनाए रखना और सीखते चलना साथ साथ में। विकास का मतलब क्या होता है? किसी व्यक्ति, समाज या वस्तु, देश को बेहतर बनाना या फिर उसमें प्रगति होना क्या कहलाता है? विकास कहलाता है। ठीक है। समाज में जैसे कि शिक्षा, स्वास्थ्य, ये सेवाएं दे करके लोगों का जीवन स्तर अच्छा बनाना, ये जो प्रोसेस है जिसमें लोगों का जीवन बेहतर बन रहा है, वो प्रोग्रेस कर रहे हैं, विकास कहलाता है। यह एक सतत प्रक्रिया यानी कि लगातार चलने वाली प्रोसेस है विकास। ऐसा नहीं कि एक दिन के अंदर हो जाता है विकास, टाइम लगता है चीज़ों को बदलने में, जिसके जरिए कोई चीज़ अपनी मौजूदा स्थिति से बेहतर स्थिति में पहुंचती है। विकास में शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक पहलू या डायमेंशंस शामिल हो सकते हैं। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है, तो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से वो मजबूत हो तो हम कहेंगे कि उस व्यक्ति का विकास हो रहा है। ठीक है। ये विकास की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी अपनी तरफ से। आपकी किताब में विकास से संबंधित क्या क्या परिभाषाएं दी गई हैं, यानी कि विकास का अवधारणात्मक ढांचा, इसमें क्या पढ़ेंगे? विभिन्न विद्वानों के द्वारा, विभिन्न संस्थाओं के द्वारा डेवलपमेंट की क्या डेफिनेशंस दी गई हैं। तो पहले तो ये पढ़ो कि विकास की जो प्रोसेस होती है उसमें कौन कौन से लक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं, जैसे कि औद्योगिकरण, नई तकनीकों को अपनाना, गरीबी और असमानता को कम करना, आर्थिक विकास, जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना, रोजगार के अवसर उपलब्ध होना। तो ये कुछ लक्ष्य होते हैं, गोल्स होते हैं, जो कि विकास की प्रक्रिया में पूरे किए जाते हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद अनेक देश औपनिवेशिक गुलामी से आज़ाद हुए, यानी कि बहुत सारे देशों को गुलाम बना रखा था यूरोप के देशों ने, जैसे कि फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन, इंग्लैंड, इन देशों ने बहुत सारे देशों को गुलाम बनाया। फिर वो आज़ाद हुए तो नए नए स्वतंत्र देशों में बड़े बांधों, उद्योगों की स्थापना शुरू हुई। जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने हीराकुंड बांध के निर्माण के कारण विस्थापित हुए लोगों से कहा था, अगर आप लोग देश का विकास चाहते हो तो आपको देश के हित में नुकसान उठाना पड़ेगा। जैसे कि मान लो आपका जो घर है उसके सामने से एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क जाने वाली, हाईवे जाने वाला है, तो हो सकता है कि आपका घर का कुछ हिस्सा जा सकता है। खुद तो आप निराश हो सकते हो, लेकिन देश का विकास अगर चाहते हो तो आपको वो परमिशन देनी चाहिए। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू विकास के संबंध में क्या सोचते थे कि अगर आपको देश का विकास करना है तो कभी कभी आपको नुकसान भी उठाना पड़ता है। ठीक है, व्यक्तिगत नुकसान। ते 18वीं शताब्दी के दौरान पूंजीवाद और औद्योगिकरण दो महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। 20वीं सदी के अंत तक निम्न मुद्दों पर दुनिया के देशों के बीच में चर्चा होने लगी कि गरीबी को कैसे कम किया जाए। ये जो असमानता बढ़ रही है ना, गरीब और अमीर के बीच में असमानता बढ़ रही है, पर्यावरणीय पतन यानी कि नुकसान हो रहा है इन्वायरमेंट का, वित्तीय संकट, कई देशों के अंदर जो अर्थव्यवस्था है बहुत ख़राब हालत में चली गई दूसरे विश्व युद्ध के बाद, जैसे कि इंग्लैंड और यूरोप के अन्य देशों में, कई देशों में बुनियादी सुविधाओं का अपर्याप्त पहुंच था, यानी कि लोगों तक हेल्थ, एजुकेशन, उनके घर है वो नहीं बने हुए थे उस टाइम तक। जलवायु परिवर्तन, ये 18वीं शताब्दी के बाद में हम देखते हैं। विकास दो प्रकार का होता है वैसे तो। एक तो राज्य के नेतृत्व वाला, यानी कि जिसमें भारत और सोवियत संघ का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि जैसे कि भारत में 1991 से पहले जब आर्थिक सुधार लागू नहीं हुए थे, 1991 में हुए थे आर्थिक सुधार लागू, तो 1991 से पहले बाजार में और लोगों की जो व्यक्तिगत ज़िंदगी है उसमें राज्य का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप था, सरकार का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर था मार्केट में और पब्लिक लाइफ में। यही सोवियत संघ के अंदर चल रहा था। और दूसरा प्रकार का डेवलपमेंट होता है बाजार के नेतृत्व वाला, जिसमें अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के देश शामिल होंगे। तो दोनों प्रकार के विकास में स्थानीय स्तर पर लोगों के जीवन को बेहतर बनाया जाता है, लेकिन राज्य के नेतृत्व वाले विकास में राज्य का हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। जैसे कि भारत में था 1991 से पहले, सोवियत संघ में था 1991 से पहले। जबकि बाजार के नेतृत्व वाले विकास में राज्य का हस्तक्षेप कम होता है। ठीक है, आप जानते हैं कि अमेरिका के अंदर उदार लोकतंत्र, उसके अंदर
लोगों को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दी जाती है, मार्केट को बहुत ज़्यादा फ्री बनाया जाता है। विकास के निम्न आयाम अथवा पहलू होते हैं जिस पर सरकारें विभिन्न नीतियां बनाती हैं। तो जैसे कि आर्थिक आयामों पर विकास की नीतियां बनाई जाती है, सामाजिक, मानविक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयामों पर विकास की नीतियां बनाई जाती है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि मान लो देश की जो सरकार है विकास आर्थिक आयाम पर कोई नीति बनाती है विकास की, तो इसमें लक्ष्य क्या होगा सरकार का? देश की अर्थव्यवस्था को अच्छा बनाना। यह आर्थिक आयाम के विकास की नीति में शामिल होगा। इसी तरह से सामाजिक आयाम में समाज को बेहतर बनाने वाली विकास की नीतियां बनाई जाएंगी। मेरे ख्याल से समझ में आ रहा होगा। इन आयामों पर सरकारें काम करके सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करती है, सभी लोगों के बीच में जो भेदभाव वो खत्म हो जाए, विकास, सबके पास में नौकरियां वगैरह हो। विकास की अवधारणा के बदलते आयाम। आज के टाइम पर विकास को लेकर लोग क्या क्या सोचते हैं वो हम थोड़ा सा समझेंगे। विकास के मायने बदले हैं समय के अनुसार, जैसे कि समय के साथ विकास को देखने का तरीका इसके मतलब बदला है। 1850 ईस्वी में विकास को हम क्या मानते थे कि इस समय विकास की प्रक्रिया धीरे धीरे होना माना जाता था, मतलब विकास अब बहुत धीरे धीरे एक होने वाली प्रक्रिया है। इस समय पर दुनिया में औद्योगिकरण की प्रक्रिया अनेक देशों में शुरू हो गई थी, जैसे कि इंग्लैंड में, फ्रांस में, जर्मनी। 1870 ईस्वी में विकास को लेकर लोगों की क्या सोच थी? इस समय यह समझा गया कि औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था ही दुनिया में विकास को आगे बढ़ा रही है, यानी कि जो इंग्लैंड, स्पेन, पुर्तगाल, यहाँ के जो देश हैं यही दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं चला रही हैं, जिसमें यूरोपीय देशों द्वारा संसाधनों का प्रबंधन करके ट्रस्टीशिप सिद्धांत को अपनाया गया था। ट्रस्टीशिप सिद्धांत क्या है? जैसे कि मान लो आप बिजनेसमैन हो, आप बहुत अच्छी कमाई कर रहे हो, तो आपको अपनी इनकम का कुछ हिस्सा है वो गरीबों के लिए, समाज के लिए डोनेट करना चाहिए। ठीक है, तो यूरोप के देशों ने अनेक उपनिवेशों के संसाधनों, कच्चा मालों का उपयोग तो किया, लेकिन उन्होंने थोड़ा बहुत भला करने की भी कोशिश की। 1870 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में विकास के बारे में लोगों की क्या सोच थी? इस समय दुनिया की अर्थव्यवस्था विकसित हुई, आर्थिक विकास के साथ औद्योगिकरण की प्रक्रिया भी तेजी से आगे बढ़ने लगी। बहुत सारे देशों के अंदर फैक्ट्रियाँ, कारखाने खुलने लगे और बड़े स्तर पर सामानों का, वस्तुओं का उत्पादन होने लगा था 1940 ईस्वी में। 1950 ईस्वी में इस समय आधुनिकीकरण सिद्धांत आया, जिसमें तीसरी दुनिया के देशों से कहा गया कि वे अपने सामाजिक आर्थिक विकास अगर वो करना चाहते हैं, दुनिया के गरीब देश, तो उनको पश्चिम के देशों के विकास के मॉडलों को अपनाना होगा। ये आधुनिकीकरण सिद्धांत कहलाता है, जिसमें एक देश कैसे मॉडर्न बनेगा, ठीक है, वो समझाया जाता है। तो ये सिद्धांत मैं अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो। 1960 में देखते हैं विकास के क्या मायने हो गए। इस समय निर्भरता सिद्धांत यानी डिपेंडेंसी थ्योरी आई, और आप बीपीएससी 134 में पढ़ चुके हो पहले भी, सेकेंड ईयर में, निर्भरता सिद्धांत को, जिसमें अल्प विकसित देश, इन देशों को अपन गरीब देश या फिर परिधीय देश भी कहते हैं, इसमें अफ्रीका के अधिकांश देश आते हैं। तो 1960 में निर्भरता सिद्धांत है, जिसमें अल्प विकसित देश पूंजी, श्रम, तकनीकों हेतु विकसित देशों पर निर्भर हो गए और वैश्विक व्यवस्था में इसे निरंकुशता आ गई। यानी कि बात बात पर, जैसे कि पैसे उधार लेने के लिए गरीब देश अमीर देशों के पास चले गए, मशीन लाने के लिए अमीर देशों के पास चले गए, तो हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं ना, तो सामने वाला हमारा शोषण ही करता है। मतलब अधिकांश केसेस में ये देखा गया है। इसी तरह से जो गरीब देश अगर डिपेंडेंट हो जाएंगे बात बात के लिए, तो अमीर देश उसको कठपुतली बना करके अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगा, और वो हुआ भी हुआ है। आगे चलते हैं 1970 में। इस समय वैकल्पिक विकास यानी कि जिसको अपन संधारणीय विकास कहते हैं, इसकी अवधारणा आई, जिसमें मानव क्षमताओं का उपयोग बढ़ाकर संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना था। संधारणीय विकास मतलब संसाधनों का कुशलतम उपयोग करना इसमें शामिल होता है। मानव विकास 1980 में आया। इस समय मानव के जीवन से जुड़े पहलुओं को सशक्त बनाया गया, जैसे कि आर्थिक जीवन को, सामाजिक जीवन को, सांस्कृतिक जीवन को बेहतर बनाया गया। और 1980 में अब लोगों की पसंद का विस्तार किया गया, यानी कि लोग किस पार्टी को वोट देना चाहते हैं तो फ्री है। लोगों की स्वतंत्रता बढ़ाई गई, है ना, प्रेस की फ्रीडम बढ़ाई गई। 1980 के टाइम पर दुनिया में अब नव उपनिवेशवाद आया, अर्थात विकसित देशों ने अन्य देशों का शोषण करने हेतु अन्य तरीके निकाले, जैसे कि विकसित देश की कोई कंपनी है वो गरीब देशों में स्थापित हो गई, वहाँ के कच्चे माल का और मानव संसाधन का यूज किया और उस देश में फ़ायदा कमा करके वो अपने देश आ गई। ठीक है। और उत्तर विकास ये 1990 के टाइम पे है। 1990 में उत्तर विकास का सिद्धांत है, जो विकास की पुरानी मान्यताओं का विरोध करता है। यह यूरो केंद्रित मॉडल को खारिज करता है। विकास की पुरानी मान्यता क्या है? यानी कि किसी गरीब देश को अपना विकास करना है तो उसको यूरोप के जो मॉडल हैं, आर्थिक और राजनीतिक मॉडल, उनको अपनाना होगा। यूरो केंद्रित मॉडल यानी यूरोप के देश के जो मॉडल है वो यूरो केंद्रित मॉडल कहलाते हैं। 2015 में विकास को लेकर क्या ख्याल आए?
अब विकास की अवधारणा में सतत विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट आ गया, जिसमें वर्तमान पीढ़ी की जरूरतों को पूरा करने के साथ भावी पीढ़ी की जरूरत का भी ख्याल रखा जाता है। सतत विकास क्या होता है कि आपकी भी नीड पूरी हो और आने वाली जनरेशन हो उसकी भी नीड पूरी हो, जैसे कि पेट्रोल डीजल इस तरह से इस्तेमाल करें अपन कि आने वाली पीढ़ियाँ भी इनका यूज कर सके। दुनिया के अधिकांश देशों में आज नव उदारवादी आर्थिक विकास की रणनीति अपनाई जा रही है। ये नव उदारवाद क्या है, जिसमें इसमें दोस्तों राज्य बाजार पर कम से कम नियंत्रण रखता है और बाजार की ताकतें विकास पर नियंत्रण रखती है। बाजार अपने हिसाब से ही चलता है। नव उदारवाद में विकास के सिद्धांत देख लो। अब विकास के सिद्धांत, पहला इसके अंदर आधुनिकीकरण सिद्धांत, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी में आपको पढ़ाऊंगा। इस सिद्धांत का उपयोग किसी देश में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए किया जाता है। इस सिद्धांत का उपयोग तब किया जाता है जब एक देश पारंपरिक समाज से आधुनिक समाज में संक्रमण करता है। यानी कि दोस्तों कोई भी देश अगर विकास करता है, विकसित बनता है, तो कभी ना कभी तो वो आदम समाज या पारंपरिक समाज रहा होगा, ठीक है, और उसके बाद में तो विकसित हुआ होगा धीरे धीरे। इसे 1950 के दशक में अमेरिकी सामाजिक वैज्ञानिकों द्वारा विकसित किया गया आधुनिकीकरण सिद्धांत को। इसके प्रमुख विद्वान हैं वाल्ट व्हिटमैन रोस्टो। रोस्टो ने किसी देश को आधुनिक बनाने हेतु 5 विकास के चरण बताए थे। पहला चरण इन्होंने बताया पारंपरिक चरण, जिसको अपन ट्रेडिशनल स्टेज कहते हैं। इस चरण में उस देश का समाज पारंपरिक मूल्यों के हिसाब से जिएगा, यानी कि जो पुरानी मान्यताएं हैं, अंधविश्वास है, धर्म में जो भी कुछ लिखा हो उसको ब्लाइंडली फॉलो करना, ये पारंपरिक चरण वाले समाज करते हैं। और ऐसे देश गरीब ही रहते हैं अधिकतर, और इनके उत्पादन के तरीके भी पुराने होते हैं। टेक ऑफ के लिए पूर्व स्थितियाँ, ये विकास का दूसरा चरण होता है किसी भी सोसाइटी के लिए। इसमें एक देश विकास करने हेतु बाहरी मदद लेता है, यानी कि दूसरे देशों का गाइडेंस ले सकता है कैसे डेवलपमेंट करें। टेक ऑफ चरण, टेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जैसे कि एयरपोर्ट से आसमान में जब हवाई जहाज उड़ता है, ठीक है, ज़मीन से अगर आसमान की तरफ उड़ रहा है तो उसको टेक ऑफ कहते हैं, ठीक है। इस चरण में किसी एक देश में निवेश इन्वेस्टमेंट किया जाता है तथा उच्च आर्थिक विकास पर ध्यान दिया जाता है। यानी कि एक देश इन्वेस्टमेंट करवाने की कोशिश करता है अपने देश में, बाहर की कंपनियों को बसाने की कोशिश करता है। ये 5 विकास के चरण में हम पढ़ रहे हैं। ड्राइव टू मैच्योरिटी चरण, चौथा चरण ड्राइव टू मैच्योरिटी चरण, मैच्योरिटी यानी कि मैच्योर हो जाना, ठीक है। इस चरण में एक देश के समाज में समृद्धि, प्रॉस्पेरिटी आने लगती है, पैसा आने लगता है लोगों के पास, उच्च सामूहिक उपभोग, ये विकास का 5वां चरण होता है। इसमें विकसित देश बन जाएगा कोई भी देश। इस चरण में एक देश आधुनिक बन जाता है तथा वह अविकसित देशों की अविकसितता और गरीबी के लिए जिम्मेदार बन जाता है। जैसे कि मान लो इंग्लैंड है, वो आज विकसित देश है, लेकिन वो गरीब देशों के जो संसाधन हुए उनके दम पर ही तो बना है। दुनिया को गुलाम बना करके इंग्लैंड विकसित बना है। तो जो गरीब देश हैं उनकी गरीबी के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? विकसित देश है। ये 5वें चरण में माना जाता है। आधुनिकीकरण सिद्धांत की आलोचना, यानी कि इसको बुराई निर्भरता सिद्धांत को मानने वालों ने की थी। इसके अनुसार, यानी कि निर्भरता सिद्धांत वालों के अनुसार अल्प विकसित देशों की गरीबी हेतु विकसित देश ही जिम्मेदार है, क्योंकि विकसित देश जो अमीर देश होते हैं गरीब देशों का शोषण करते हैं। ये कौन कह रहा है? ये निर्भरता सिद्धांत को मानने वाले कह रहे हैं। निर्भरता सिद्धांत क्या दोस्तों? थोड़ा बहुत आइडिया आपको लग ही गया होगा। निर्भरता सिद्धांत का विकास आधुनिकीकरण सिद्धांत के आलोचना के रूप में आया। 1950 के दशक में लैटिन अमेरिका में हुआ इसका विकास। लैटिन अमेरिका मतलब जिसमें आपका साउथ अमेरिका आता है, मैक्सिको आता है, पनामा आता है, कैरिबियन कंट्री आते हैं लैटिन अमेरिका में। तो वहाँ पे 1950 के दशक में डिपेंडेंसी थ्योरी बनी। यह सिद्धांत हमें बताता है कि जो लैटिन अमेरिका को में एशिया अफ्रीका के देश विकास क्यों नहीं कर पाए हैं, क्यों पीछे रह गए हैं। इस सिद्धांत को विकसित करने वाले कुछ विद्वान देखो, डिपेंडेंसी थ्योरी के कुछ स्कॉलर डोस सेंटोस, रोल प्रेबिस्ट और एजी फ्रैंक। इनके अनुसार विकासशील व अल्पविकसित देशों का विकास इसलिए नहीं हो पाता क्योंकि वैश्विक अर्थव्यवस्था की संरचना ही कुछ इस प्रकार से बन गई है जिसकी वजह से एक गरीब देश कभी भी विकसित नहीं हो पाता है, क्योंकि डिपेंडेंट हो जाते हैं, है ना। जब हम किसी पर डिपेंडेंट हो जाते हैं तो खुद से कुछ नहीं करते हैं, बात बात के लिए सामने वाले से पूछते हैं, पैसे भी सामने वाले से लेते हैं, तो सामने वाला कभी भी हमारा फ़ायदा उठा सकता है। तो इस प्रकार की व्यवस्था बन गई है जिसकी वजह से गरीब देश है हमेशा गरीबी बना रहता है। तो अल्प विकसित देश पूंजी, मानव संसाधन, प्रौद्योगिकी हेतु विकसित देशों पर निर्भर हो गए हैं। वे इस निर्भरता के संबंध को कभी नहीं तोड़ पाते हैं तथा वे स्वावलंबी भी कभी नहीं हो पाते हैं। इसलिए जो कोर देश होते हैं, यानी कि जिसमें विकसित देश आते हैं, वो परिधि यानी कि गरीब देशों का शोषण करते हैं, और परिधीय देश जो गरीब देश हैं वो पिछड़ेपन का शिकार हो जाते हैं, क्योंकि वो निर्भर हो गए हैं तकनीकों के लिए, प्रौद्योगिकी के लिए, पैसे के लिए, मानव संसाधनों के लिए। निर्भरता सिद्धांत ये हमें बताता है। आगे चलते हैं। विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या कहती है?
अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इस सिद्धांत का प्रमुख व्याख्याकार मार्टिन कपलान था। इन्होंने अपनी किताब सिस्टम एंड प्रोसेस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, जो कि 1957 में मार्टिन कपलान ने लिखी थी, इस किताब में इन्होंने दुनिया को इस सिद्धांत के बारे में बताया था। विश्व प्रणाली सिद्धांत, इसको व्यवस्था उपागम भी कहते हैं अपन, है ना। विश्व प्रणाली सिद्धांत के इनके अनुसार ये दुनिया एक तरह की व्यवस्था है तथा इसमें देश जो मुख्य राज्यकर्ता है, इन देशों के बीच अंतर निर्भरता होती है। यानी कि विश्व प्रणाली सिद्धांत, ये दुनिया है ना एक व्यवस्था में चलती है, एक सिस्टम के तहत चल रही है और इस सिस्टम में बहुत सारे देश हैं, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। समझ में आ रहा है? डिपेंडेंट के यानी कि एक देश है दूसरे देश से आयात निर्यात करता रहता है, सामान मंगवाता रहता है, तो डिपेंडेंट है इस व्यवस्था में। और मुख्यकर्ता कौन है? राज्य है। इस व्यवस्था में, इस दुनिया की व्यवस्था में, इस दुनिया की प्रणाली में जो मुख्य करता है, मेन एजेंट है, वो कौन है? राज्य है। ये कौन कह रहा है? विश्व प्रणाली सिद्धांत। ठीक है। इमानुअल वालरस्टीन ने इस सिद्धांत का विस्तार किया और कहा कि विश्व प्रणाली में श्रम और वस्तुओं के उत्पादन के आधार पर 3 देश होते हैं: कोर देश, अर्धपरिधीय और परिधीय देश। ठीक है। आप जानते हैं कोर देश कौन से होते हैं? जिनके यहाँ पर इंडस्ट्री डेवलप हो चुकी होती है, जिसमें विकसित देश आते हैं। अर्धपरिधीय देश, इसमें न तो ऐसे देश आते हैं जो विकासशील होते हैं, जैसे कि सोवियत संघ और भारत। और परिधीय देश, जिसमें गरीब देश आते हैं। तो कोर देश विकसित व औद्योगिकृत देश होते हैं, जो अर्धपरिधीय तथा परिधीय देशों को श्रम, कच्चे माल, पूंजी निवेश और बुद्धिजीवियों के माध्यम से नियंत्रित करते हैं। यानी कि जो कोर देश होते हैं गरीब देशों से कच्चा माल मंगवा लेते हैं और उसकी कच्चे माल को फैक्ट्रियों में प्रोसेस करके जो बना बनाया माल है उसको बेच देते हैं, मुनाफा कमाते हैं कोर देश। तो कोर देश शोषण करते हैं परिधीय और अर्धपरिधीय देशों का, और इन पर कंट्रोल भी रखते हैं कोर देश परिधीय देशों पर। ये था हमारा विश्व प्रणाली सिद्धांत। आगे चलते हैं। स्टैंड पॉइंट सिद्धांत क्या है दोस्तों? यह सिद्धांत सैंड्रा हॉर्डिंग और नैन्सी हॉटसॉक द्वारा दिया गया था। यह सिद्धांत हमें बताता है कि कैसे दिन प्रतिदिन का अनुभव किसी व्यक्ति की राय को बदलता है या प्रभावित करता है। आप जो भी अपने घर वालों से सुनते हैं, ठीक है, जैसे भी विचार आपके घर वालों के, वैसे ही विचार आपके खुद के बन जाते हैं। समझ में आ रहा है? तो आपके जैसे दोस्त होंगे वैसे ही आप बन जाएंगे। तो तभी तो कहते हैं अपने फ्रेंड अच्छे बनाने चाहिए, ठीक है, ताकि आपको आगे बढ़ने में मदद मिले। इनके अनुसार शासक वर्ग अपने से नीचे आने वाले समूहों की शासन में राय नहीं लेते। यानी कि स्टैंड पॉइंट सिद्धांत में क्या कहता है? जो बड़े अधिकारी होते हैं वो अपने से नीचे अधिकारियों की सुनते नहीं हैं, और इसलिए समाज के सीमांत वर्ग यानी कि जो हाशिए पर जो लोग हैं, जो वंचित हैं समाज के अंदर, जैसे महिलाएं, अब वो विकास की प्रक्रिया का हिस्सा कभी नहीं बन पाती। यानी कि जब विकास से संबंधित जो प्लान बनाए जाते हैं, जो प्रोग्राम बनाए जाते हैं, उनके अंदर महिलाओं की भागीदारी नहीं होती है, और महिलाएं इसलिए पीछे हो जाती हैं क्योंकि उनकी भागीदारी, उनका जो डिसीजन है वो कोई सुनता नहीं है। ये स्टैंड पॉइंट सिद्धांत बताता है। विकास के उपागम, देखो अभी हम क्या पढ़ रहे थे? हम सिद्धांत पढ़ रहे थे, थ्योरी पढ़ रहे थे, ठीक है। तो हमने क्या क्या पढ़ा है? एक तो इसमें आधुनिकीकरण सिद्धांत पढ़ा, ठीक है, और उसके बाद निर्भरता सिद्धांत पढ़ा, फिर विश्व प्रणाली सिद्धांत पढ़ा, स्टैंड पॉइंट सिद्धांत पढ़ा। अब मैं आपको बताऊंगा अप्रोच, यानी कि उपागम पढ़ेंगे। सिद्धांत पढ़ लिया हमने। पहला है नव उदारवाद, ठीक है, नव उदारवाद, नियो लिबरलिज्म इसे कहते हैं। तो यह एक आर्थिक दर्शन है, यानी कि दिस इज ए इकोनॉमिक फिलोसॉफी, जो यूरोपीय उदारवादियों के बीच 1930 के दशक में लोकप्रिय हुआ था। नव उदारवाद में क्या क्या बातें शामिल होती हैं? यानी कि किसी देश में नव उदारवादी नीतियां बनाई जाती है तो वहाँ पर राजकोषीय मितव्ययता मतलब कंजूस की बातें खर्च करना, ठीक है। राजकोषीय मतलब जैसे कि भारत सरकार की राजकोषीय नीति का क्या मतलब होगा? सरकार अपनी सरकारी योजनाओं में कितना खर्चा कर रही है, वो राजकोषीय कहलाता है सरकार का। तो राजकोषीय मितव्ययता का पूरा मतलब क्या हो जाएगा? एक देश अपने यहाँ पर चलाई जा रही जितने भी गवर्नमेंट की स्कीम है, प्रोग्राम, उसमें कम खर्चा कर रही है। और दूसरा है विनियमन, जिसको डीरेगुलेशन कहते हैं। विनियमन का क्या मतलब होता है? कि उन सभी प्रक्रियाओं को हटा देना जिसकी वजह से स्वतंत्रता कहीं पर बाधित हो रही हो। मुक्त व्यापार यानी कि बाजार को अपने हाल पे छोड़ देना, उसमें बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करना। और निजीकरण, ये भी नव उदारवाद में शामिल होता है। सरकारी खर्चे में कमी, राज्य बाजार में हस्तक्षेप करके बाजार सुधारों को लागू करे, ये नव उदारवाद हमें कहता है। यानी कि मान लो ऐसा ना हो कि सिर्फ 1% लोगों के पास में पूरी इनकम आ जाए, और जो पूंजीपति है ज़्यादा पैसा आने पर समाज का शोषण कर सकते हैं। तो इसीलिए नव उदारवाद में जो इसके समर्थक, इसके सपोर्टर है, वो कहते हैं
कि सरकार लोगों को शोषण से बचाने के लिए कभी कभी हस्तक्षेप भी कर सकती है राज्य बाजार के अंदर। व्यक्तिगत उद्यमशीलता की स्वतंत्रता और कौशल को बढ़ावा देने, यानी कि एक व्यक्ति अपनी योग्यता टैलेंट के हिसाब से मार्केट में कितना पैसा कमा सकता है और उसके स्किल्स को बढ़ाना। उपलब्ध धन को गरीब से गरीब व्यक्ति तक पहुंचाना, ये भी नव उदारवाद में शामिल होता है। संरचनावाद स्ट्रक्चरलिज्म किसे कहते हैं दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ। संरचनावाद राजनीति विज्ञान में एक सैद्धांतिक ढांचा है जो विश्लेषण करता है कि सामाजिक संरचनाएं राजनीतिक प्रणाली को प्रभावित कैसे करती हैं। देखो, समाज के अंदर, एक देश के अंदर बहुत सारी संरचनाएं उपस्थित होती है, जैसे कि वर्ग, जाति, जेंडर, धर्म, सरकार, कानूनी प्रणालियां, लीगल सिस्टम, परिवार, शिक्षा, अर्थव्यवस्था। किसी एक देश में इस प्रकार की संरचनाएं पाई जाती हैं और ये संरचनाएं है ना, ये किसी भी देश की राजनीति को प्रभावित कर सकती है। जैसे कि धर्म, जैसे कि भारत में तरह तरह के धर्म है, तो यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार है, भारत देश का कोई धर्म नहीं है भारत देश का। और इस्लामिक देशों में वहाँ पर इस्लाम है, वो मुख्य धर्म है, तो वहाँ की राजनीतिक प्रणाली इस्लाम के अनुसार, इस्लाम के कानूनों के आधार पर ही चलेगी। समझ में आ रहा है? तो ये जो संरचनाएं हैं वो राजनीति को प्रभावित करती हैं। कुछ संरचनाओं का समाज पर दबदबा रहता है, जिससे समाज के कुछ लोगों का विकास नहीं हो पाता है। जैसे कि मान लो धर्म का बहुत ज़्यादा दबदबा हो जाए किसी देश पर, तो वहाँ पर ऐसा देखा जाता है कि लोगों को फ्रीडम नहीं मिलता, वहाँ के लोग आंदोलन करते हैं, है ना, वहाँ के लोग कुंठित, फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं जिस देश में धर्म के अनुसार सब कुछ चलाया जा रहा हो। और अक्सर देखा गया है वहाँ पर महिलाओं को तो बहुत ज़्यादा दबाया जाता है। इस सरकार रूपी संरचना, जैसे कि मान लो सरकार एक संरचना है, ये सरकार भी राजनीति को प्रभावित करती है। तो सरकार संरचना का उद्देश्य है कि धन का सार्थक उपयोग और न्यायसंगत वितरण करके सामाजिक न्याय उपलब्ध करवाना। लेकिन जब सरकार अच्छे से काम नहीं करती है तो आय की असमानताएं बढ़ जाती हैं। देखो, मैं आपको क्या बताता हूँ कि एक देश में बहुत सारी संरचनाएं रहती हैं, उसमें सरकार भी एक संरचना है। सरकार का क्या काम है, मतलब जितने भी एक देश के रिसोर्सेज, संसाधन है, जितना भी पैसा है, उनका मतलब सार्थक वितरण करना, गरीबों के अंदर मतलब पैसों का सही वितरण करना, सामाजिक न्याय है वो लोगों को दिलवाना, यह सरकार का उद्देश्य रहता है। लेकिन जब सरकार अच्छे से काम नहीं करती है तो आय की असमानताएं, मतलब कुछ लोगों के पास में तो बहुत पैसे आ जाते हैं, कुछ लोगों के पास खाने के लिए 2 वक्त की दाल रोटी नहीं आती। देखिए, भारत में भी दोस्तों एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, बड़ी आपको सरप्राइज लगेगा कि मतलब भारत के जो 10% लोग हैं ना, उनके पास में पूरे देश का 77% पैसा है। और भारत में अगर बात करें तो कितने अरबपति, 119 अरबपति हैं। ये ऑक्सफैम की रिपोर्ट थी 2018 की। तो मतलब आप देखो कि 90% लोगों के पास में 23% पैसा है, और जबकि जो भारत के 10% अमीर लोग हैं उनके पास में पूरे देश का 77% पैसा है। यानी कि भारत में जो गरीब और अमीर हैं उनके बीच में खाई लगातार बढ़ती जा रही है। भारत में जो अरबपति हैं वो भी बढ़ते जा रहे हैं। भारत में आज मैं आपको बात बताऊं तो 6 करोड़ 30 लाख लोग हैं, उनकी बुनियादी स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच नहीं है। भारत में आय आधारित असमानता है, समाज में काफ़ी लोग हैं वो अमीर हैं, काफ़ी लोग बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। ये आय आधारित असमानता लिख ले देना। यहाँ पर मेरे से मिस्टेक हुआ है लिखने में, आप यहाँ पर असमानता लिख देना। भारत में आय आधारित असमानता है, साथ ही जेंडर आधारित वेतन भेदभाव भी है। यानी कि मान लो कहीं पर कोई कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है या कोई कंपनी की बात कर लो तो वहाँ पर महिलाओं को कम पैसे दिए जाते हैं, ठीक है, आदमियों की तुलना में। तो ये क्या है, जेंडर आधारित वेतन भेदभाव है। हस्तक्षेपवाद, ये उपागम पढ़ते हैं, इंटरवेंशनिज्म, इसको पॉलिटिकल साइंस में कहते हैं। राजनीति विज्ञान में हस्तक्षेपवाद को किसी राज्य का उसके घरेलू मामलों में, जैसे कि आर्थिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विकास आदि में हस्तक्षेप के रूप में समझा जाता है। हस्तक्षेप का मतलब कि एक सरकार है वो हस्तक्षेप करके, इंटरफेयर करके लोगों की लाइफ सुधारती है। जैसे कि सामाजिक व्यवस्थाएं में वो हस्तक्षेप करती है। तो इस हेतु राज्य निम्नलिखित काम कर सकता है हस्तक्षेप करके। विकास की असमानता को कम कर सकता है, सतत पर्यावरण को सुनिश्चित करना, धन का उचित वितरण करना, सामाजिक सुरक्षा योजना व कार्यक्रमों, जैसे कि जो वृद्ध बूढ़े लोग हैं और विकलांग लोग हैं उनको पेंशन की योजना का लाभ दिलवाना हस्तक्षेप करके। छात्रवृत्ति, मिड डे मील योजना जिसके अंदर दोपहर के अंदर बच्चों को भोजन दिया जाता है, आदि से सामुदायिक स्तर पर भला करना,
ठीक है, ये हस्तक्षेपवाद में हम पढ़ते हैं कि सरकार है वो ये सब काम कर सकती है हस्तक्षेप करके। दक्षिणी अमेरिकी देशों व उप सहारा अफ्रीका के देशों ने अपने यहाँ पर दोस्तों नगद हस्तांतरण योजना शुरू की है, यानी कि डायरेक्ट कैश ट्रांसफ़र, है ना, जिसकी वजह से महिलाओं का विकास हुआ। नहीं तो एजेंटों दलालों के माध्यम से महिलाओं को योजनाओं का लाभ मिलता था, दलाल खा जाते थे पैसे। दक्षिण अमेरिका और उप सहारा अफ्रीका के देशों की बात की जा रही है, तो अच्छा काम हुआ है। भारत में तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में स्वास्थ्य बीमा योजना से गरीबों को लाभ पहुंचा है। भारत ने स्वास्थ्य, शिक्षा और खाद्य असुरक्षा यानी कि फूड इनसिक्योरिटी, मतलब सभी के देखो खाद्य असुरक्षा का मतलब क्या है कि सभी लोगों तक भोजन अनाज नहीं पहुंच पाना, ये खाद्य असुरक्षा कहलाए। आजीविका यानी कि जो काम धंधा रोजगार है उसको सुधारने के लिए निम्न कार्यक्रम चलाए गए हैं भारत सरकार के द्वारा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, इसको अपन मनरेगा कहते हैं, 2005 में लागू हुआ था, जिसमें दोस्तों किसी भी गांव के अंदर जो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ पलायन ना करें, उनको काम धंधा मिले, तो 365 दिनों में 100 दिन का जो रोजगार है वो सरकार देती है उनको। जैसे कहीं पर पेड़ लगाने के लिए बोल दिया, कहीं पर तालाब बनाने के लिए बोल दिया। ऐसे ही राष्ट्रीय ग्रामीण आवास योजना, जिसके अंदर गांव के लोगों को घर बनाने के लिए पैसे दिया जाता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में बनाया गया था। ग्रामीण आजीविका मिशन, सड़क विक्रेता सुरक्षा और आजीविका अधिनियम 2014 में, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना और अटल पेंशन योजना, ये सब भारत सरकार की कुछ स्कीम और प्रोग्राम हैं जिसके माध्यम से भारत सरकार लोगों का भला करती है। आगे चलते हैं, जन केंद्रित दृष्टिकोण, पीपुल सेंटर्ड अप्रोच, ये क्या है? यह दृष्टिकोण लोगों की ज़रूरतों को प्राथमिकता देने वाला एक तरीका है। सरकार लोगों को केंद्र में रख करके निम्नलिखित कार्य करती है, जैसे कि धन का पुनः वितरण, शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाना, जीवन स्तर में सुधार लाना, सुशासन लागू करना, कानून का शासन स्थापित करना। जन केंद्रित यानी कि लोगों को केंद्र में रख करके सरकार नीतियाँ कार्यक्रम बनाती है। शासन में पारदर्शिता व जवाबदेहिता बढ़ाना, मानव अधिकारों का संरक्षण करना, लोकतंत्र को मजबूत बनाना, सरकारी गतिविधियों में लोगों की भागीदारी को बढ़ाना। जैसे कि 73वां और 74वां संविधान संशोधन था, उसके अंदर पे लोगों की भागीदारी बढ़ाएगी शासन के अंदर। तो ये जन केंद्रित दृष्टिकोण कहलाता, जिसमें एक सरकार कुछ काम करती है। ये काम मैंने आपको बता दिए हैं। भारत में स्थानीय स्तर पर शासन में लोगों की भागीदारी बढ़ाने हेतु 73वां संविधान संशोधन 1992 जो कि ग्रामीण स्तर पर लागू किया गया था, और त्रिस्तरीय संरचना इसमें बनी थी, मैंने आपको बताया था। और 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 शहरी स्तर पर लाया गया, जिसमें नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम की स्थापना की गई थी। एक दोस्तों सामाजिक ऑडिट, जिसको सामाजिक अंकेक्षण भी कहते हैं। सोशल ऑडिट पहले ही बता चुका हूँ, एक तरह का टूल या उपकरण होता है, उसकी सहायता से हम किसी भी कार्यक्रम की योजना, प्रबंधन और सामाजिक और वाणिज्यिक कार्यों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि सोशल ऑडिट सबसे पहली बार भारत में मनरेगा स्कीम के दौरान लाया गया था, और मनरेगा में फिर ये पता किया गया कि कितने लोग हैं गाँव वाले काम करने के लिए आते हैं, कितने लोगों की हाजिरी लग रही है, कितने लोग हैं वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। ये सोशल ऑडिट कहलाता है, जिसमें सब कुछ पता चल जाता है एक योजना से संबंधित काम। जन केंद्रित दृष्टिकोण की सहायता से ही सरकार ने मनरेगा योजना 2006 से शुरू की थी। वैसे तो अधिनियम 2005 में बन गया था, लेकिन लोगों को काम धंधा है वो 2006 से मिलना चालू हुआ था, जिसमें साल के 100 दिनों में ग्रामीणों को काम दिया जाता है। इसका उद्देश्य यानी कि मनरेगा योजना का उद्देश्य क्या है? ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका असुरक्षा को कम करना, ग्रामीणों का शहर की तरफ पलायन कम करना, यानी कि लोगों को गांव में ही अगर काम धंधा मिलेगा तो गांव के लोग हैं वो शहरों की तरफ नहीं जाएंगे या कम जाएंगे। ग्रामीण इलाकों में बुनियादी ढांचा व पर्यावरण में संतुलन लाना, SC/ST महिलाओं को रोजगार देना और ग्रामीणों को मजबूत बनाना, ये मनरेगा योजना के उद्देश्य है, जो कि सरकार ने 2006 में इसको लागू किया था। और ये जन केंद्रित दृष्टिकोण के अंतर्गत ही मनरेगा योजना लाई गई थी। सतत विकास, दोस्तों पहले भी आप पढ़ चुके हो एनवायरनमेंट में, एक बार और पढ़ लो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंग्लिश में कहते हैं इसको। 1987 ईस्वी में पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग ने ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड की अध्यक्षता में सतत विकास पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था हमारा साझा भविष्य। यानी कि दोस्तों साल 1987 ईस्वी की बात है, एक कमीशन, एक आयोग बना था जिसका नाम था पर्यावरण एवं विकास पर विश्व आयोग। इसके चेयरमैन थे ग्रो हार्लेम ब्रुंटलैंड, है ना। उन्होंने सतत विकास पर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी, और इस रिपोर्ट का जो टाइटल था, इस रिपोर्ट का टाइटल था
हमारा साझा भविष्य, यानी कि धरती पर जीने का अधिकार सभी को है, जानवरों को बचाया जाए, इंसान है वो यहाँ पर प्रकृति के साथ संतुलन बना करके चले, तो सभी का भविष्य मिलकर के ही बनेगा। ये सतत विकास की रिपोर्ट में बताया गया था। यहाँ से पहली बार सतत विकास का जो सोच है वो आया था। सतत विकास का मतलब क्या है कि भावी पीढ़ी की ज़रूरतों से समझौता किए बगैर वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करना ही सतत विकास कहलाता है। संयुक्त राष्ट्र विकास यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के अनुसार सतत विकास की क्या डेफिनेशन है, पढ़ते हैं दोस्तों। ये ऊपर वाली डेफिनेशन तो हमने देसी तरीके से बताई है। यूएनडीपी की स्टैंडर्ड डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। सतत विकास न केवल आर्थिक विकास करता बल्कि इसके लाभों को समान रूप से वितरित करता है। इसमें पर्यावरण संरक्षण लोगों को सशक्त बनाना, गरीबों को प्राथमिकता देकर उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णयों में उनकी भागीदारी बढ़ाकर जीवन को आगे बढ़ाने वाले अवसरों का निर्माण करना शामिल होता है। सतत विकास में निम्नलिखित कार्य किए जाते हैं, जैसे कि पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना, सामाजिक न्याय और समानता की प्राप्ति करना, सांस्कृतिक विविधता को बचाए रखना, अर्थव्यवस्था और पारिस्थितिकी और समाज के भीतर संतुलन बनाए रखना। ये दोस्तों सतत विकास, जैसे कि कोई देश सतत विकास की दिशा में आगे बढ़ रहा है तो अपने देश में वहाँ उस देश की सरकार कुछ काम करेगी, जैसे कि इन्वायरमेंट को अच्छा बनाएगी, लोगों के बीच सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता को प्राप्त करवाएगी, सांस्कृतिक विविधता को बचाने, यानी कि अलग अलग कल्चर हैं उनकी रीति रिवाज मूल्यों को बचाएगी, अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाएगी। ये सब सतत विकास में कुछ काम है वो शामिल होते हैं। आगे चलते हैं। मानव विकास दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण में लोगों के अवसरों को बढ़ाने को विकल्पों पर ध्यान केंद्रित करके उनके जीवन को बेहतर बनाने की चर्चा की जाती है, यानी कि हर हालत में इंसान का विकास हो। और इसमें क्या क्या बातें की जाती है? लोगों की पसंद स्वतंत्रता का विस्तार करना, मजबूत अर्थव्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य तक सबकी पहुंच बढ़े, नौकरी के अवसर बढ़ाना, लोकतांत्रिक सरकारों का गठन करना, लोगों को आपदाओं से बाहर निकाल कर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना। ये किस में शामिल है? मानव विकास दृष्टिकोण में। आगे है लोगों को आपदाओं से बाहर निकालकर शारीरिक सुरक्षा प्रदान करना, गरीबी व अकाल से बाहर निकालना लोगों को। और एक किताब लिखी थी भारत के बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं अमर्त्य सेन, उनकी किताब का नाम है इनइक्वलिटी री एग्जामिन्ड। इनइक्वलिटी का मतलब असमानता, री एग्जामिन्ड का मतलब पुनः मूल्यांकन करना। तो एक किताब का नाम है पूरा, अमर्त्य सेन ने लिखी है। तो अमर्त्य सेन ने अपनी किताब में असमानता की अवधारणा की आलोचनात्मक जांच की है, यानी कि उन्होंने कहा कि समाज में असमानता का मूल्यांकन करके लोगों से पूछना चाहिए कि किस चीज़ की समानता है, यानी कि समाज के बीच जाकर लोगों से पूछें कि आपको लाइफ में क्या असमानता लगती है, क्या समानता लगती है, यानी कि क्या आपको एजुकेशन मिल रहा है, क्या आपको हेल्थ केयर तक पहुँच है ना, क्या आपको रोजगार मिल रहा है। तो असमानता का मूल्यांकन करना चाहिए, लोगों से पूछना चाहिए और उसी आधार पर क्षमता वृद्धि करनी चाहिए, यानी कि लोगों को स्किल सिखाना चाहिए, सोसाइटी के अंदर काम धंधा सिखाना चाहिए, जिससे सामाजिक समानता, लैंगिक समानता का मतलब स्त्री और पुरुष में किसी प्रकार का कोई भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन ना हो, और शिक्षा स्वास्थ्य तक सबकी पहुँच हो। ये इस किताब में बताया था अमर्त्य सेन ने। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी हर साल दोस्तों मानव विकास सूचकांक एक लिस्ट निकालता है, पूरी दुनिया के देशों की एक लिस्ट निकालता है, इसका नाम है मानव विकास सूचकांक। तो इसके 3 मापक है, यानी कि इसमें 3 पैरामीटर लिए जाते हैं इस इंडेक्स में, यानी कि रैंक दी जाती है। बहुत सारे देश है ना दुनिया में, 200 के आसपास देश है, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ऐसे रैंक दी जाती है। इसको HDI भी कहते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। इसके 3 मापक होते हैं। जीवन प्रत्याशा दर यानी कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, ये क्या होती है? किसी एक देश का व्यक्ति है ना औसतन कितना जीता है। जैसे कि भारत का एक व्यक्ति आज 67 साल जी रहा है, क्योंकि यहाँ पर हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ बढ़ी है ना। जीवन प्रत्याशा दर यानी कि एक इंसान कितना जीता है अपने जीवन में। शिक्षा प्रति व्यक्ति आय, यानी कि 3 आधार पर मानव विकास सूचकांक तैयार किया जाता है किसी एक देश का और फिर रैंक निकाली जाती है। 2023-24 में मानव विकास सूचकांक में भारत की रैंक 134वीं आई थी, जो उसकी निराशाजनक प्रदर्शन था, यानी कि भारत को अभी भी दोस्तों अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य और एजुकेशन सेक्टर में बहुत कुछ करना बाकी, यानी कि प्रति व्यक्ति आय भी हमारे यहाँ पे कमी है, गरीबी भी ज़्यादा ही है। ये था हमारा मानव विकास दृष्टिकोण, जिसमें
एक ही बात जरूर याद रखना, मानव विकास सूचकांक। आगे चलते हैं, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य जिसको अपन क्या कहते हैं, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। सहस्त्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल का टाइम, MDG कहते हैं इसको। साल 2000 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र ने MDG यानी कि सहस्त्राब्दी विकास के लक्ष्य बनाए थे, जो सदस्य द्वारा मतलब जो संयुक्त राष्ट्र के जो सदस्य देश थे उनके द्वारा 2015 ईस्वी तक अपनाने थे। ये वैश्विक असमानता को दूर करने हेतु 8 विशिष्ट लक्ष्य अपनाए गए थे इसमें, जैसे कि अत्यधिक गरीबी और भूखमरी को हटाना। ये कुछ लक्ष्य इसमें अपनाए थे देशों ने MDG में। अत्यधिक गरीबी और भूखमरी हटाना, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा को प्राप्त करना, लैंगिक समानता को बढ़ावा देना और महिलाओं को सशक्त बनाना, बाल मृत्यु दर में कमी लाना। बाल मृत्यु दर क्या होती है कि जैसे एक बच्चा जन्मा और 5 साल तक उसकी उम्र हो गई है, तो 5 साल से भीतर भीतर जो बच्चे मर जाते हैं 1000 बच्चों पर, वो बाल मृत्यु दर कहलाती है। बच्चे मर जाते हैं ना बहुत सारी वजह से, बीमारियों से, तो बाल मृत्यु दर में कमी लाना, ये भी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में एक लक्ष्य था। मातृ स्वास्थ्य में सुधार लाने की, जो माताएं हैं जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया है उनके स्वास्थ्य में सुधार लाना, HIV एड्स मलेरिया व अन्य बीमारियों से लड़ना, पर्यावरणीय स्थिरता सुनिश्चित करना, विकास के लिए वैश्विक साझेदारी विकसित करना। वैश्विक साझेदारी का मतलब दुनिया के देश हैं वो एक मंच पर, एक प्लेटफॉर्म पे आए, प्रत्येक देश एक दूसरे देश की हेल्प करे और आगे बढ़ने में मदद करे। यह है सहस्त्राब्दी लक्ष्य। आगे चलते सतत विकास के लक्ष्य, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, SDG कहूँगा मैं इनको। इन लक्ष्यों को संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन यानी कि न्यूयॉर्क जो अमेरिका में एक शहर है में 2015 को अपनाया गया था। ये कुल 17 लक्ष्य हैं जिन्हें सदस्य देशों को 2030 तक पाना है। ये कुछ लक्ष्य जैसे कि पहला लक्ष्य है सतत विकास का, गरीबी के सभी रूपों की दुनिया भर से समाप्ति। दूसरा है भूख की समाप्ति, खाद्य सुरक्षा, बेहतर पोषण और टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देना यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना, है ना। तीसरा है सभी आयु के लोगों में स्वास्थ्य सुरक्षा और स्वस्थ जीवन को बढ़ावा देना। चौथा है समावेशी और न्याय संगत गुणवत्ता युक्त शिक्षा सुनिश्चित करने के साथ ही सभी को सीखने का अवसर देना। समावेशी का मतलब क्या होता है, समाज के जितने भी लोग हैं उनको विकास की प्रक्रिया में शामिल करना, सभी का अच्छा करना और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना लोगों को और सीखने के अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। पांचवा लक्ष्य क्या है, लैंगिक समानता प्राप्त करने के साथ ही महिलाओं और लड़कियों को मजबूत बनाना। छठवा है सभी के लिए स्वच्छता और पानी के सतत प्रबंधन की उपलब्धता सुनिश्चित कराना यानी कि सभी को पीने का साफ पानी मिले। सातवां है सभी को मतलब साफ टिकाऊ सस्ती एनर्जी मिले, लाइट मिले, बिजली मिले सबको, ठीक है। और कोशिश की जाए कि मतलब सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये जो सस्ती और स्वच्छ टिकाऊ ऊर्जा के स्रोत माने जाते हैं, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ठीक है, ये लोगों तक पहुँचे। आठवां है सभी के लिए निरंतर समावेशी और सतत आर्थिक विकास, पूर्ण और उत्पादक रोजगार तथा बेहतर कार्यों को बढ़ावा देना यानी कि सभी को नौकरियां देना, जो योग्य है, जिसको काम धंधा आता है कुछ, ठीक है, जो इंटेलिजेंट भी है थोड़ा बहुत, उसको नौकरी देना और बेहतर कार्यों को बढ़ावा देना यानी कि जो काम करने की स्थितियाँ हैं सुरक्षित हो लोगों के लिए। ऐसा नहीं है कि किसी खान के अंदर घुसा दिया लोगों को, अंधेरा है मर गए दब के, ऐसा नहीं हो, काम करने की बेहतर स्थितियाँ हो। नौवां सतत विकास का लक्ष्य है लचीले बुनियादी ढांचे समावेशी और सतत औद्योगिकरण को बढ़ावा देना यानी कि दोस्तों लचीले बुनियादी ढांचे का मतलब क्या है, किसी देश के अंदर जो सड़क, हाईवे, अस्पताल, कॉलेज, परिवहन, ये लचीले बुनियादी ढांचे कहलाते हैं। तो इसके अंदर मतलब विकास किया जाए और औद्योगिकरण किया जाए। वहाँ पर देशों के बीच और भीतर असमानता यानी कि जो दुश्मनी बढ़ रही है देशों के बीच वो कम करना। 11वां है दोस्तों सुरक्षित, लचीले और टिकाऊ शहर और मानव बस्तियों का निर्माण करना यानी कि किसी शहर के अंदर मान लो बहुत सारी झुग्गी झोपड़ियाँ हैं, लोगों का मन किया वहाँ पर उन्होंने मकान बना लिए, उसकी वजह से जब पानी आता है तो बाढ़ जैसे हालात हो जाते हैं, तो प्लांट सिटी बनाना, नियोजित शहरों का विकास करना। 12वां है स्थायी खपत और उत्पादन पैटर्न को सुनिश्चित करना यानी कि लोगों की जितनी आवश्यकताएं होती है उतना ही सामान उन तक पहुंचाया जाए। 13वां है जलवायु परिवर्तन, उसके प्रभावों से निपटने के लिए कार्रवाई करना। 14वां है स्थायी सतत विकास के लिए महासागरों, समुद्रों और समुद्री संसाधनों का संरक्षण और उपयोग करना यानी कि आज हम देख रहे हैं कि समुद्रों में कचरा बढ़ता जा रहा है, जो मैराइन इकोसिस्टम है, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र है, उसमें असंतुलन आता जा रहा है, तो समुद्रों को बचाना, वहाँ के संसाधनों को बचाना। 15वां लक्ष्य है सतत उपयोग को बढ़ावा देने वाले स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियों, सुरक्षित जंगलों, भूमि क्षरण और जैव विविधता के बढ़ते नुकसान को रोकने का प्रयास करना है।
तो दोस्तों 15वां लक्ष्य क्या कहता है कि जितने भी स्थलीय पारिस्थितिक प्रणालियां हैं, जैसे कि आर्द्र भूमि है, आर्द्र भूमि यानी कि वेटलैंड, मैंग्रोव वन है, दलदल भूमि है, इनको बचाना, क्योंकि ये पर्यावरण को सुरक्षित साफ रखने में मदद करती हैं। जंगलों को बचाना, कोमा मिट्टी के कटाव को रोकना, और जानवरों और दुर्लभ प्रकार के जो पेड़ पौधे हैं इनके इनके जो मतलब व्यापार होता है इनका, उनको भी रोकना। 16वां, सतत विकास के लिए शांतिपूर्ण और समावेशी समितियों को बढ़ावा देने के साथ ही सभी स्तरों पर इन्हें प्रभावी जवाबदेहपूर्ण बनाना, ताकि सभी के लिए न्याय सुनिश्चित हो सके। 16वां लक्ष्य कहता है कि ऐसी समावेशी समितियां, इंक्लूसिव कमेटीज़ बनाई जाए, जिसके अंदर समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग हों, और वह समावेशी समितियां हैं वो समाज के विकास के लिए प्रभावी जवाबदेहपूर्ण हो और सभी के लिए वो न्याय सुनिश्चित करे। तो समावेशी समितियों का जो जिक्र है वो सतत विकास के लक्ष्य नंबर 16 में हमें मिलता है। 17वां लक्ष्य क्या है? सतत विकास के लिए वैश्विक भागीदारी को पुनः जीवित करने के अलावा कार्यान्वयन के साधनों को मजबूत करना। इसका मतलब क्या है कि दुनिया के जितने भी देश हैं वो पार्टनरशिप करें, वो एक दूसरे का साथ दें और एक दूसरे की समस्याओं को ख़त्म करने में मदद करें। लास्ट टॉपिक है महिलाओं का विकास। दोस्तों कैसा लग रहा है आपको? अभी तक कितना समझ में आया है? कमेंट करके है ना अपना सोच विचार है वो ज़रूर मुझे बताना, क्या आप सोचते हैं, कितना आपको समझ में आया। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने दोस्तों महिलाओं का विकास इस टॉपिक में, खैर ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, यूनिट नंबर 5 का। इसमें हम 2 बातें पढ़ेंगे। पहली बात तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रयास महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरा, भारत ने महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए क्या क्या काम किए हैं। तो पहला तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पढ़ेंगे। तो संयुक्त राष्ट्र की महासभा, जो जिसको आप जनरल असेंबली बोलते हो, उसने 18 दिसंबर 1979 को महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को अपनाया था, है ना। इस कन्वेंशन का उद्देश्य महिलाओं को मजबूत बनाना था, और इस कन्वेंशन का जो शॉर्ट फॉर्म है इंग्लिश में CEDAW है। तो कन्वेंशन क्या होता है? एक प्रकार का समझौता होता है, और इस समझौते पर हस्ताक्षर कब किए थे? 1979 में किए थे। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा होती है, हर साल बैठक होती है, सारे दुनिया के देश आते हैं। तो एक सभा हुई थी 18 दिसंबर 1979 को, और उसी में एक कन्वेंशन लाया गया जिसका उद्देश्य महिलाओं को मजबूत बनाना था। इसी प्रकार से 21 जून 1946 को महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग की स्थापना भी हुई है। इस आयोग का उद्देश्य, इस कमीशन का उद्देश्य जेंडर समानता तथा महिला सशक्तिकरण, यानी कि एक तो जेंडर इक्वलिटी हो, महिला पुरुष के बीच में भेदभाव ना हो, प्लस वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन को एम्पावरमेंट को मजबूत बनाया जाए। और इस आयोग का इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म है CSW। तो संयुक्त राष्ट्र का एक आयोग है जिसका काम है महिलाओं को आगे बढ़ाना। इसी प्रकार से दोस्तों 1980 के बाद महिला को विकास की प्रक्रिया के एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में माना गया। यानी कि अगर विकास करना है सच्चे मायनों में समाज का और देश का, तो समाज में दोस्तों महिला भी रहती है, तो महिलाओं को भी आगे बढ़ाया जाए, तभी हम कहेंगे उस समाज का पूरी तरह से विकास हो रहा है। महिला अधिकारों व इनकी समस्याओं पर भी गंभीर विचार विमर्श किया गया, और इनसे संबंधित नीतियाँ बनाई गई 1980 के बाद में दुनिया भर के देशों ने। तो ये तो हो गए इंटरनेशनल लेवल पे किए गए एफर्ट। भारत सरकार ने क्या क्या प्रयास किए वो थोड़ा पढ़ लेते हैं। एक तो महिला राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई है 1992 में। महिला सशक्तिकरण पर राष्ट्रीय नीति भी 2001 ईस्वी में बनाई भारत सरकार ने। इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन NRHM 2005 में बनाया गया था। इसमें भी महिलाओं के स्वास्थ्य को सुधारने की बातें कही गई। ऐसे ही प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 2016, आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में प्रधानमंत्री मोदी ने ये योजना की घोषणा की थी। उज्ज्वला योजना में लगभग 5 करोड़ जो गैस के सिलेंडर थे, LPG सिलेंडर, उनको बांटा गया था कम कीमत पे प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत। शैक्षणिक संस्था में महिलाओं के लिए आरक्षण, यानी कि जो स्कूल कॉलेज हैं उस वहाँ पर भी जो महिलाएं हैं उनके लिए रिजर्वेशन रहता है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं हेतु सीटें आरक्षित करना, जैसे कि ग्राम पंचायतों के अंदर, नगर निगम के अंदर, है ना, जिला परिषदों के अंदर सीटें फिक्स रहती है महिलाओं के लिए, तो वहाँ पर भी आरक्षण है। तो ये भारत सरकार के द्वारा कुछ किए गए प्रयास हैं महिलाओं के विकास के लिए। तो दोस्तों ये चैप्टर है ये यहीं पे ख़त्म होता है। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं, विकास के मायने पढ़े हैं, किस तरह से दुनिया में विकास किया जा रहा है, और महिलाओं का विकास है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे और स्थानीय स्तर पे हमने पढ़ा है, और कुछ विकास के सिद्धांत हमने पढ़े, कुछ विकास के अप्रोच अपने पढ़े हैं। पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है, बहुत अच्छा चैप्टर था। मिलते हैं चैप्टर नंबर 6 में, तब तक के लिए नोट्स बना लेना और इस वीडियो को 1-2 बार और देख लेना ताकि बेहतर तरीके से आपको
समझ में आ जाए, आपका रिवीजन हो जाए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।